मैं तुम्हारे साथ ताउन करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात पर रैंडल दंग रह गया। बोला, यानी तुम मेलिनोफ को उसके स्टाफ समेत गोइटे हिल से सही सलामत जाने दोगे? उसके लहजे में बेपनाह हैरत थी। मैंने सर हिलाकर कहा, बिल्कुल निकल जाने दूंगा। काश तुमने इतनी लंबी तमहीद न बांधी होती और मुझसे वैसे ही दरखास्त कर दी होती तो ये बात अब से काफी देर कबल तय हो गई होती। रैंडल मुझे बेयकीनी से देखने लगा। उसने मशकूक लहजे में कहा, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, मैं यहूदी नहीं मुसलमान हूँ और वादा खिलाफी करना मुसलमानों की रिवायत के खिलाफ है। मेरे इस तल्ख जवाब को रैंडल ने बड़ी खंदा पेशानी से सुना, यूं जैसे मैंने यहूदियों की बुराई न की हो बल्कि उनकी शान में कोई कसीदा कहा हो। वो बोला, इस ताउन के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैंने कहा, ख्याल रहे कि ये ताउन सिर्फ मेलिनोफ और उसके स्टाफ की हद तक है। रैंडल चौंक पड़ा। उसने सरसराती हुई आवाज में पूछा, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब ये कि तुम्हारे साथ मैं कोई रियायत नहीं करूंगा। वो बोला, मैं तो इस वक्त भी तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। मैंने कहा, इस वक्त तुम मेरे मेहमान हो, इसलिए इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। रैंडल कुछ न बोला। वो किसी सोच में डूब गया था। कुछ देर के बाद उसने कहा, क्या ये नहीं हो सकता कि हम मुस्तकिल बुनियादों पर सुलह कर लें? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है। तुमने तो अब तक ये भी नहीं पूछा कि मेलिनोफ और उसके स्टाफ से कोई तारुज न करने के एवज मेरा मुतालिबा क्या है। रैंडल चौंक कर मुझे देखने लगा। उसने पलकें झपकाते हुए कहा, मैं समझा नहीं। मैंने कहा, इतना बड़ा काम मैं यूं ही तो नहीं कर दूंगा, आखिर मेरी भी कोई शर्त होगी। वो बोला, ठीक है, तुम अपनी शर्त बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी शर्त पूरी कर दी जाए। मैंने कहा, कोशिश नहीं रैंडल, तुम्हें वादा करना होगा वरना मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। रैंडल ने बेबसी से कहा, बगैर शर्त जाने मैं वादा किस तरह कर सकता हूँ? मुमकिन है तुम कोई ऐसी शर्त आयद कर दो जिसे पूरा करना मेरे इख्तियार में ही ना हो। मैंने कहा, ऐसी कोई शर्त नहीं है। शर्त बेहद आसान है, मगर पहले तुम वादा करो, फिर मैं तुम्हें अपनी शर्त से आगाह करूंगा। रैंडल ने कहा, अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो तुम्हारी शर्त जरूर पूरी करूंगा। अब तुम जल्दी से अपनी शर्त से आगाह कर दो ताकि हमारा मुआहिदा हतमी शक्ल इख्तियार कर जाए। मैंने कहा, वो तमाम चीजें मेरे हवाले कर दो जो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। रैंडल ने कहना चाहा, यहाँ मेरे पास ऐसा कोई मवाद नहीं है। मैंने उसकी बात काट दी। कहा, मवाद से मुझे कोई सरोकार नहीं, मैं तो हथियारों की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आलात जिनसे तुम इस वक्त मुसल्ला होगे। रैंडल ने एक तवील सांस ली। बोला, इनमें से कोई चीज भी अब तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ रैंडल, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। रैंडल ने जल्दी से जेब से पिस्तौल निकालते हुए कहा, मेरे पास फकत एक ही ये पिस्तौल है, ये तुम मेरी तरफ से तोहफतन रख लो। मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा, ये शुआई पिस्तौल नहीं है। वो बोला, जो कुछ था बस यही था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैंने कहा, अच्छी तरह सोच लो रैंडल, अगर इसके अलावा तुम्हारे पास से कुछ और बरामद हुआ तो। मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो बोला, ये वाहिद चीज थी जिससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता था और वो मैंने तुम्हारे हवाले कर दी। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, एक रिसीवर भी है रैंडल जिस पर तुमने मेरी और कैरोलिन की गुफ्तगू सुनी है। रैंडल ने चौंक कर पूछा, तो तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने शरारत आमेज लहजे में कहा, महज अंदाजा, मैंने जानबूझकर कैरोलिन को अपने कमरे का नंबर बताया था। रैंडल ने कहा, रिसीवर मेरे पास नहीं है, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू कहीं और सुनी थी। मैंने कहा, और उस वक्त तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ? क्यों, यही बात है ना? वो बोला, हाँ, उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि तुम अली यार खान ही हो। मैंने कहा, लेकिन जब इस कमरे में तुमने मुझे अपनी आंखों से देखा तो तुमने मुझे पहचान लिया। वो बोला, जाहिर है तुम आवाज बदल कर बोल रहे थे, इसलिए आवाज से तो तुम्हें शनाख्त करना मुमकिन ही नहीं था। मैंने कहा, लेकिन मैं मेकअप में भी तो था, आवाज की तरह मैंने अपनी शक्ल भी तो तब्दील कर रखी थी। वो बोला, मेकअप में किसी शख्स को शनाख्त करना आसान होता है, जबकि महज आवाज सुनकर, और वो भी बदली हुई आवाज सुनकर, किसी शख्स की शनाख्त तकरीबन नामुमकिन होती है। मैंने कहा, तुम भूल रहे हो रैंडल के जोन्स मेरे कब्जे में है और मैंने उसकी जबान खुलवा ली है। रैंडल ने चौंक कर कहा, इस बात का क्या मतलब हुआ? मैंने कहा, इसका मतलब हुआ कि स्मेल डिटेक्टर जिसकी मदद से तुमने मुझे शनाख्त किया है। रैंडल पहली बार अपने तासुरात छुपाने में बुरी तरह नाकाम हुआ। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छाई हुई थी। वो बोला, ठीक है अली, ये बाजी पूरी तरह तुम्हारे हाथ रही। उसने सिगरेट के पैकेट के बराबर एक स्याह रंग की डिबिया मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम रख लो, लेकिन ये भी याद रखना कि आइंदा मैं तुम्हारे साथ जरा भी रियायत नहीं करूंगा। मैंने कहा, मत करना रैंडल, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रियायत करूंगा। इस वक्त तुम्हारी जान बख्शी करना पहला मरहला है। वो बोला, तुम वो वक्त भूल गए जब गोइटे हिल एयरपोर्ट पर मैंने कर्नल श्वालू के मेकअप में तुम्हें बेहोश किया था? मैंने कहा, मुझे याद है रैंडल, अपनी उस वक्ती शिकस्त पर मैं बहुत दिनों तक कुड़ता रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में जो इनकलाब आना था उसके लिए मेरा उस वक्त तुमसे शिकस्त खा जाना जरूरी था। कुदरत के नादीदा हाथों ने मेरी तरबियत के लिए ये बंदोबस्त किया था, और तरबियत भी किसके हाथों?
मैंने मज़गा खेज अंदाज में कहा, अपने बदतरीन दुश्मन के हाथों आज वो तरबियत तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। रेंडल पहलू बदल कर रह गया। उसकी इतनी बेइज्जती कभी भी नहीं हुई होगी, और वो भी कैरोलिन के सामने, जिसकी एग्लर में कोई खास हैसियत भी नहीं थी। रेंडल ने खुद पर काबू पाते हुए कहा, मैंने एक अजीब नतीजा अखज़ किया है ली। तुम्हारी कामयाबी की असल वजह यह है कि तुम पसे पर्दा रहते हो। मैंने कहा, पसे पर्दा तो तुम भी रहते हो। वो बोला, मैं तो सिर्फ एक फर्द हूँ, पूरी तंजीम तो तुम्हारे सामने मौजूद है, लिहाजा तुम हमें नाकाबिल इतलाफी नुकसान से दो चार करते रहते हो। मैंने सादगी से कहा, मोशे हावर्ड के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं मालूम होती। वो बोला, मैंने फैसला किया है कि अब तंजीम को तुम्हारे मुकाबिल से हटा लिया जाएगा। मैंने कहा, यह कैसी अजीब बात है, मैंने तुम्हारे मुकाबले में तंजीम खड़ी की तो तुमने उसके बरक्स फैसला कर लिया। रेंडल मुस्कुराया, बोला, तुम फैल्कन की बात कर रहे हो। अगर हमारे पास स्मेल डिटेक्टर न होता तो हम कभी एडम डी फ्लॉक की असलियत न जान पाते। मैंने कहा, तुम खुद पर नाज़ा थे रेंडल। याद है तुमने फ्रांस में तहजीब को धोखा दिया था। तुम्हारा दावा था कि कोई तुम्हारे बारे में सही मालूमात हासिल नहीं कर सकता। रेंडल बोला, वो बातें पुरानी हो गईं, अब जमाना तरक्की कर गया है, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम पर आइंदा हमला बेहद शदीद होगा। मैंने कहा, तुमने ये नहीं पूछा कि मैं मेलिनॉफ के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इतनी आसानी से कैसे रजामंद हो गया। रेंडल मुझे उलझी हुई नजरों से देखने लगा। उसने इस पहलू पर गौर ही नहीं किया था। मैंने कहा, तुम्हारी ये उलझन भी मैं खुद ही दूर करूंगा, वरना तुम तो कोड़ मगज आदमी हो। मोटी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। मुझे मेलिनॉफ के जरिए तुम तक रसाई हासिल करना थी। मेरा मकसद हल हो गया, अब मैं उससे सरोकार रख कर करूंगा भी क्या। रेंडल ने उठते हुए कहा, ठीक है, हम दोनों के मकासद पूरे हो गए, आओ कैरोलिन। मैंने कहा, कैरोलिन नहीं जाएगी, ये बेचारी मेलिनॉफ के मसालिम से घबरा कर एक रात के लिए मेरे पास आई है। रेंडल ने नागवारी से कहा, फजूल बातें मत करो अली, कैरोलिन को वापस जाने दो। मैंने कहा, ये फजूल बात नहीं है, जो बात तय हो गई वो तय हो गई, अब तो कैरोलिन सुबह ही जाएगी। रेंडल ने मुझ पर जो निगाह डाली उसे खूनी ही कहा जा सकता था, मगर उसने मुझसे न उलझने का फैसला किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं तमस्खराना अंदाज में रेंडल को कमरे से बाहर जाते देखता रहा। रेंडल के जाने के बाद मैंने मुस्कुराकर कहा, अब क्या ख्याल है कैरोलिन, रात यहीं गुजारोगी या? मैंने मानी खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। कैरोलिन के चेहरे पर इस किस्म के तासुरात दिखाई दिए जैसे उसके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया। ये वाज़े तौर पर रेंडल के चले जाने का असर था। उसके सामने वो बुरी तरह मरूब थी। ताहम मैंने महसूस किया कि उसके अंदाज में अब भी हिचकिचाहट मेरे सवाल की वजह से नहीं थी। अचानक मैंने कैरोलिन से कहा, तुम्हारे गले में पड़ा हुआ ये लॉकेट मुझे बहुत पसंद आया है, जरा ये लॉकेट तो दिखाना। वो बोली, ये मेरी वालिदा की निशानी है। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, मैंने तुमसे कहा है ये लॉकेट उतार कर मुझे दिखाओ, ये नहीं पूछा कि ये किसकी निशानी है। कैरोलिन ने जल्दी से लॉकेट उतार कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने लॉकेट का मुआयना करने के बाद कहा, यह लॉकेट किसी की निशानी नहीं है कैरोलिन, तुम्हें इतना एहसास भी नहीं है कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकोगी। हालांकि अब तुम देख चुकी हो कि मेरे हाथों रेंडल का कितना बुरा हशर हुआ है। कैरोलिन बुरी तरह नर्वस हो गई थी, मगर इस पर तवज्जो देने की जहमत किए बगैर मैं लॉकेट को अपने होंठों के करीब ले आया। मैंने कहा, मैं इस लॉकेट को ज़ाया कर रहा हूँ। तुम जो कोई भी हो, मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि सुबह तक मेरे मामलात में मुदाखलत न की जाए, वरना नताइज की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी। मैं कैरोलिन की तरफ देख कर मुस्कुराया और फिर मैंने लॉकेट को इस तरह ज़ाया किया कि उसमें नस्ब ट्रांसमीटर के सालिम बच जाने का सवाल ही नहीं था। मैंने लॉकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, अब हम खुलकर गुफ्तगू कर सकेंगे। वो बोली, मैं माफ़ी चाहती हूँ मिस्टर अली, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे मुकाबिल आप हैं। मैंने नर्म लहजे में कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने रेंडल को ऐसे ही चला जाने दिया तो तुम्हें क्या कहूँगा, आराम से बैठ जाओ। वो बोली, मुझे वापस जाने दें जनाब। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद भी अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश रही तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो बोली, मेरा दिल घबरा रहा है जनाब, ऐसा लग रहा है मेरा दम घुट जाएगा। मैंने कहा, तुमने खामखा दिल पर घबराहट तारी कर ली है, ये आप जनाब छोड़ो और बेतकल्लुफी से बातें करो। अगर यहाँ दिल घबरा रहा है तो हम होटल से बाहर खुली फजा में भी चल सकते हैं। कैरोलिन ने घबरा कर कहा, नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने हंसकर कहा, तुम मुझसे डर रही हो? हालांकि मैं इंतहाई बेज़रर आदमी हूँ, शदीद मजबूरी के बगैर किसी पर हाथ नहीं उठाता। कैरोलिन ने बेसाख्ता कहा, तो फिर सब आपसे इस कदर खौफजदा क्यों रहते हैं? फिर इस तरह मेरी तरफ देखा जैसे उसके मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, सब नहीं, सिर्फ यहूदी, और यहूदियों में भी वो जो तखरीबकार हैं, दहशतगर्दियों में मुलव्विस हैं, मैं उनके लिए मौत की अलामत हूँ। वो बोली, तब तो मुझे भी आपकी तरफ से खतरा है। मैंने कहा, हरगिज नहीं, तुम किसी तखरीबकारी में मुलव्विस नहीं हो, तुम तो मेलिनॉफ की मुलाजिम हो। तुम्हें क्या मालूम कि आलमी सियासत क्या है? तुमने तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखा है, अगर तुम दोनों रुख देख लो तो मुमकिन है
तुम्हें यहूदियों से नफरत हो जाए। खैर कुछ पियोगी? बोली कोल्ड ड्रिंक मंगवा लीजिए, मेरा हल्क खुश्क हो रहा है। मैंने फोन पर रूम सर्विस को कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया, फिर कहा मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी तक मुझसे खौफजदा हो, शायद इस ख्याल से कि तुम्हें मेरे साथ शब्बसरी करनी पड़ेगी। जवाब में कैरोलिन सिर्फ होंठों पर जबान फेर कर रह गई। मैंने खुश्क लहजे में कहा, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि मैं कोई अय्याश आदमी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रोका है कि मुझे तुमसे कुछ अहम बातें करनी है। तुम देख चुकी हो कि रेंडल जैसा शख्स भी मुझसे झूठ नहीं बोल पा रहा था, इसलिए जो कुछ मैं पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब देना। वह बोली, आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं मिस्टर अली? वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, मुझे बहुत बेजरर किस्म की मालूमात दरकार हैं। बेफिक्र रहो, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। कमरे में वेटर की आमद की वजह से गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हो गया। फिर वेटर कोल्ड ड्रिंक के ग्लास मेज पर रख कर चला गया तो मैंने दोबारा गुफ्तगू शुरू की। मैंने कहा, मेलिनोफ की S1 वाली हैसियत से कितने लोग वाकिफ हैं? वो बोली, मेरे अलावा उन्होंने ये बात किसी और को नहीं बताई, कम से कम मेरे इल्म में तो यही है। मैंने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। कहा, क्या रेंडल पहले से गोइटे हिल में मौजूद था? कैरोलिन ने नफी में सर हिलाया, बोली, नहीं, मोशे हावर्ड गोइटे हिल में नहीं थे। मैंने कहा, गोया वो बाद में यहाँ पहुंचा है, उसे क्या इत्तला दी गई थी? वो बोली, मिस्टर मेलिनोफ ने उनसे कहा था कि कोई शख्स उनकी S1 वाली हैसियत से वाकिफ हो गया है। मैंने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि जब रेंडल को ये इत्तला मिली तो उस वक्त वो कहाँ था? कैरोलिन ने झिझकते हुए कहा, शीगुराय और गोइटे हिल की समंदरी हुदूद से बाहर, बैनुल-अक़वामी समंदरी हुदूद में। मैंने मानी खेज अंदाज में सर को जुम्बिश दी। कहा, फिर तो यकीनन उसने यहाँ पहुँचने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया होगा। वो बोली, मुझे ये बात नहीं मालूम, बस मोशे हावर्ड की तरफ से मुझे ये लॉकेट भिजवाया गया था कि मैं इसे हर वक्त पहने रहूं। मैंने कहा, ठीक है कैरोलिन, फिलहाल तो हमारे दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया है, लेकिन मुमकिन है मुस्तकबिल में मुझे मेलिनोफ से राब्ता करने की ज़रूरत महसूस हो, इसलिए तुम मुझे हर उस जरिए से आगाह करो जिस पर अमल करके मेलिनोफ से फौरी राब्ता कायम किया जा सके। कैरोलिन ने मुझे मेलिनोफ के कई फ़ोन नंबर और एड्रेस लिख कर दिए। फिर बोली, क्या आपको मालूम था कि मेरे पास कोई ऐसा ट्रांसमीटर है जिसके जरिए हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू कहीं और सुनी जा सकती है? मैंने उठते हुए कहा, मुझे सिर्फ शुबा था, और अपने इस शुबे की तस्दीक करने के लिए मैंने वो हरकत की थी, यानी तुम्हें इस कमरे का नंबर बताया था। जब मैंने रेंडल को यहाँ मौजूद पाया तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा शुबा गलत नहीं था। अब तुम आराम करो, मैं तो रात को यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन तुम्हें रात इसी कमरे में गुजारनी है। इस दौरान तुम बाहर के किसी फर्द से किसी भी किस्म का राब्ता नहीं रखोगी, फोन के जरिए भी नहीं, समझ गई? कैरोलिन ने मुर्दा सी आवाज में कहा, समझ गई, लेकिन अगर कोई फोन आ गया तो? मैंने कहा, तुम फोन रिसीव नहीं करोगी। अगर तुमने मेरी किसी भी बात की खिलाफ वर्जी की तो मुझे उसकी इत्तला हो जाएगी। वो बोली, मैं कोई खिलाफ वर्जी नहीं करूंगी, लेकिन जब वापस जाऊंगी तो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा। मैंने कहा, उनसे कह देना कि मैंने रात इस कमरे में तुम्हारे साथ गुजारी थी। किस तरह गुजारी ये तुम्हारी मर्जी पर है। वो बोली, तुम्हारे अज़ाइम मुझे अच्छे नहीं मालूम हो रहे, तुम उन्हें धोखे में रखना चाह रहे हो कि रात भर। कैरोलिन खामोश होकर फोन की तरफ देखने लगी जिसकी घंटी बज रही थी। मैंने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ बट था। मेरी आवाज पहचानने के बाद उसने कहा, वो स्काई लेन के बंगला नंबर 84 में गया है। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, वो कौन? बट ने कहा, वही जो तुम्हारे कमरे से निकला था। उसे सही सलामत देख कर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं समझा था कि कहीं खुदा न खास्ता उसके हाथ हो। मैंने बट की बात काट कर कहा, तुम जानते हो वो कौन है? बट ने कहा, कमरे से निकलते वक्त वो मेकअप में नहीं था। मैंने उसकी एक ही झलक देखी थी, लेकिन मैं उसे पहचान गया। कमरे से निकलते ही उसने अपने चेहरे पर एक मास्क पहन लिया था। मैंने कहा, तुम कहाँ से बात कर रहे हो? बट ने शरारत आमेज लहजे में कहा, मैं होटल वापस आ चुका हूँ। मैंने सोचा तुम्हें मुत्तला कर दूं, इसलिए कि एक हसीन और जमील लड़की। मैंने कहा, बकवास मत करो, मैं आ रहा हूँ। फोन बंद करके मैं कैरोलिन की तरफ मुड़ा। मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ कैरोलिन, मेरी हिदायत याद रखना, खिलाफ वर्जी की सूरत में किसी भी बात की जमानत नहीं दे सकूंगा। वहां से निकलकर मैं तहजीब के कमरे में पहुंचा। तहजीब ने मुझे देखते ही कहा, तुम तो धमाके करते फिर रहे हो, एक ही झटके में रेंडल को बिल से बाहर निकाल लाए। मैंने कहा, ये तुम्हारी मादाम क्लारा तो कह रही थी कि रेंडल छुपा छुपा फिर रहा होगा। क्लारा ने हंसकर कहा, और तुमने कहा था कि वो तुम्हारी घात में होगा। मुझे एतराफ है कि मेरा तज्जिया गलत और तुम्हारा दुरुस्त साबित हुआ, मगर तुम उसे इतनी जल्दी बिल से निकालने में कैसे कामयाब हो गए? मैंने कहा, किसी सुपर एग्लर का बेनकाब हो जाना मजाक नहीं है। मेलिनोफ ने पहली फुर्सत में रेंडल को इस सानहे से आगाह किया और वो फौरन ही यहाँ दौड़ा चला आया। डेविड रेयान ने कहा, लेकिन मुझे तो इस बात पर हैरत है कि ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा और ना उसे। समझ में नहीं आया कि ये किस किस्म की दुश्मनी है, तुमने उसे क्यों निकल जाने दिया? बट ने कहा, चीफ इस किस्म की इनायात करने के स्पेशलिस्ट हैं। डेविड ने कहा, मगर रेंडल तो नहीं है।
वो तो एक सफाक शख्स है जिसकी लुगत में रहम का लफ्ज़ भी नहीं है। बर्ड ने कहा, इसका जवाब तो चीफ ही दे सकते हैं। मैंने कहा, इस वक्त उसके नज़दीक अहम तरीन बात यह है कि जिस तरह भी मुमकिन हो S1 को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। क्लारा ने कहा, तुम तो पहले ही कह रहे थे कि गोइटे हिल में मेलिनोफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैंने कहा, रेंडल को तो इस बात का इल्म नहीं था। वो तो यही समझ रहा था कि मैं हर मसलहत बालाए ताक रख कर मेलिनोफ को ठिकाने लगा दूंगा, इसलिए वो बौखलाहट के आलम में मेरे पास आ गया। मेरा अंदाजा है कि उसने अपनी हिफाजत के लिए गैर मामूली इंतजामात कर रखे थे। क्लारा ने कहा, इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया? मैंने कहा, नहीं, उसके हिफाजती इंतजामात से खौफजदा नहीं था, बल्कि उसे इस तरह छोड़ देने का मकसद उस पर अपनी बरतरी साबित करना था। डेविड रयान ने कहा, इस किस्म के नजरियात निहायत अहमकाना होते हैं। क्या उसने तुम्हारे साथ कभी कोई रियायत की? मैंने कहा, उसे ये एहसास दिलाना जरूरी था कि वो बरतर नहीं है। मैं उसे एहसास कमतरी में मुब्तला करके मारना चाहता हूँ। उसे अंधेरे से रोशनी में ले आना ही एक बड़ा कारनामा है। फिर तहजीब की तरफ मुतवज्जे हुआ। कहा, अब तुम बताओ कि उस तरफ क्या सूरत हाल है? वो बोली, मैं अली ग्रुप के अराकीन को मैदान अमल में ले आई हूँ। रेंडल की निगरानी करना आसान काम नहीं है। मैंने कहा, तुम ठीक कह रही हो तहजीब, उसकी हर नकलो हरकत हमारे इल्म में होनी चाहिए। वो बोली, इस ख्याल से मैंने रेंडल की निगरानी पर अली ग्रुप के तमाम अराकीन को मामूर कर दिया है। सबकी ड्यूटियां मुकर्रर कर दी गई हैं। मैंने तहजीब को इंचार्ज बनाया था और उसने बड़ी खूबसूरती से मामलात को हैंडल किया था। मैंने बट से कहा, कल सुबह सबसे पहला काम ये करो कि स्काई लेन के बंगला नंबर 84 के बारे में मालूमात हासिल करो। ये मालूम करना जरूरी है कि वो मकान किसकी मिल्कियत है। अगर किराए पर दिया गया है तो कब और किसे किराए पर दिया गया है। नाश्ते की मेज पर कैथी ब्राउन ने कहा, खाना बदोशों की सी जिंदगी बसर करते तुम्हें एक अरसा हो गया। अब तुम्हें अपना तर्ज जिंदगी तब्दील कर लेना चाहिए। मैं और तहजीब रात को ही होटल से वापस आ गए थे, जबकि बर्ड होटल में ही रह गया था, डेविड और क्लारा के साथ। मैंने हैरत से पलकें झपकाई। कहा, मैं समझा नहीं, खाना बदोशी से तुम्हारी क्या मुराद है और तुम मेरे तर्ज जिंदगी में किस किस्म की तब्दीली देखना चाहती हो? कैथी बोली, तुम्हारा कहीं ठिकाना होना चाहिए। ये भी कोई जिंदगी है कि आज इस मुल्क में, कल किसी और मुल्क में। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, तो यूं कहो कि अब तुम हमारी रोज रोज की आमद से तंग आ चुकी हो। कैथी ब्राउन बुरी तरह झेंप गई। बोली, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। नहीं मानना तो तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा, जो कुछ कहना है वजाहत से कहो। कहीं जमीन ले लूं, कोई मकान बना लूं या अपना कोई कारोबार वगैरह शुरू कर दूं। जनरल टेरिस और तहजीब बड़ी दिलचस्पी से हमारी बातें सुन रहे थे। दोनों में से किसी ने भी दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं की थी। मैंने कहा, देखो, मकान बनाना कोई कमाल नहीं है। मकान तो सभी बना लेते हैं, कमाल तो घर बनाना है। मैंने कहा, गालिबन तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं घर बसा लूं? क्यों? कैथी ने इत्मीनान की एक सांस ली। बोली, हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी। आदमी को अपने लिए भी कुछ वक्त निकालना चाहिए। जनरल टेरिस ने कहा, तुम्हें इस मशवरे पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। कैथी ब्राउन कभी कभी तो अक्लमंदी की बात करती है, कोई उसे भी न सुने तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, वो शख्स अपने लिए कैसे वक्त निकाल सकता है जनरल, जो खुद को किसी बड़े मकसद के लिए वक्फ कर चुका हो। जनरल ने कहा, तुम हमेशा यही बात करके जान छुड़ा लेते हो, मगर आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने तशवीशनाक लहजे में कहा, तुम्हारे अज़ाइम मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे आज तुम जबरदस्ती मेरी शादी करवा दोगे। तहजीब हमारी बातें सुनकर सुर्ख हुई जा रही थी, मगर यूं लग रहा था जैसे किसी को उसकी परवाह ही ना हो। कैथी ब्राउन ने कहा, हम जबरदस्ती तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे, बल्कि जबरदस्ती तुमसे हाँ करवाएंगे। जनरल की शह पाकर वो भी शेर हो गई थी। मैंने संजीदगी से कहा, तो मैंने इनकार कब किया है? रजामंद करना है तो अपनी सहेली को करो। जनरल टेरिस ने कहा, ये दोनों ही एक जैसे हैं कैथी, इनसे मगजमारी करना बेकार है। कैथी ने गुस्सीले लहजे में कहा, आज मैं फैसला करके छोड़ूंगी। ये लोग हर बार टाल मटोल कर जाते हैं। मैंने हंसकर कहा, अल्लाह खैर करे, शायद इसको कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कैथी ने तहजीब से कहा, बोलो तहजीब, तुम्हारे क्या इरादे हैं? अली तो तैयार है और इसने फैसला तुम पर छोड़ दिया है। तहजीब ने शर्माते हुए कहा, और मैं फैसला अली पर छोड़ती हूँ। मैं सन्नाटे में आ गया। इस एक जुमले में बहुत कुछ था, वो भी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। जनरल टेरिस ने कहा, मैं तुमसे कह रहा था ना, इन दोनों के साथ मगजमारी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये यूं ही एक दूसरे की आड़ लेते रहेंगे। जब आदमी को कुछ करना ना हो तो वो दूसरे पर बात डालकर अपनी जान छुड़ा लेता है। जनरल टेरिस का कहना भी दुरुस्त था, मगर उसने तहजीब के लहजे पर गौर नहीं किया था, उसके अंदाज पर तवज्जो नहीं दी थी। बात एक ही होती है, उसके कहने के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। हर अंदाज में बात का मतलब तब्दील हो जाता है। तहजीब ने जो बात कही थी उसका मतलब सिर्फ मैं समझ पाया था, जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन नहीं। इस मौजू पर मेरे और तहजीब के दरमियान 12 बातचीत हुई थी, मगर आज मेरी आंखें खुल गई थीं।
اس کے جذبات کی شدت کا اندازہ آج ہوا تھا، لیکن اس نے کبھی مجھ پر ظاہر نہ ہونے دیا تھا کہ وہ میری خاطر کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے، اپنے ارمانوں، آرزوؤں اور تمناؤں کی قربانی۔